नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिगरिंग आउट फाइनेंस चैनल में। अगर आप बैंकिंग, इंश्योरेंस या किसी भी रेगुलेटरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आज का कोई एक क्वेश्चन या उसका आंसर ही आपके इंटरव्यू पैनल में पूछ लिया जाए, इसलिए एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिएगा। इस बैंकिंग इंटरव्यू मास्टर सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर इंटरव्यू क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बैंकिंग अवेयरनेस और पैनल रेडी आंसर कवर करेंगे, ताकि आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म कर सकें। इसलिए अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन एक ही जगह से करना चाहते हैं, तो ये बैंकिंग इंटरव्यू मास्टर सीरीज़ आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। दोस्तों, ये है सेट नंबर 15। अगर आपने इसके अब तक बाकी के सेट नहीं देखे हैं, तो आप इनको ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस सेट में जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं, वो बेस्ड हैं रेटिंग एजेंसीज़ और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो कई बार इंटरव्यू पैनल आपसे पूछता है। दोस्तों, इन क्वेश्चन के आंसर को मैंने इस तरह डिज़ाइन किया है, अगर आप पैनल के सामने एक इफेक्टिव आंसर देंगे, तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए दोस्तों, हमें आता सब कुछ है, हमको डेफ़िनेशन भी पता है, बट कभी-कभी क्या होता है जब हम पैनल के सामने बैठते हैं ना, तो हमें कुछ चीज़ें याद नहीं आती, कैसे हम चीज़ों को एक्सप्लेन करें। मेरी ये इंटरव्यू मास्टर सीरीज़ इसी चीज़ में आपको हेल्प करेगी। इन वीडियोज़ में मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको पैनल के सामने एक इफेक्टिव आंसर कैसे देना है। और दोस्तों, जो भी मैं आंसर इसमें बता रहा हूँ, आप उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन ध्यान रहे उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊँ उससे पहले आप एक बार उसका आंसर देने की प्रैक्टिस करें। मैं 3 से 5 सेकंड का पॉज़ लूँगा, उस बीच में आप वीडियो को पॉज़ कीजिएगा और एक आंसर देने की प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद मेरा आंसर आप सुनिएगा। दोस्तों, उससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूँ इस स्लाइड को आप एक बार ध्यान से पढ़ें। आप ये देखें कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसे देखनी है, ताकि आप जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं उसका मैक्सिमम रिटेंशन कर पाएँ। दोस्तों, इन स्टेप्स को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा, इससे आपको ही फ़ायदा मिलेगा इंटरव्यू में। तो आप वीडियो को पॉज़ कीजिए और एक बार इसको पढ़िए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, टेल मी इन सिंपल वर्ड्स व्हाट डू क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्चुअली डू। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, जिसे क्रेडिट ब्यूरो भी कहा जाता है, एक तरह से किसी पर्सन या कंपनी की बोरोइंग हैबिट्स का रिकॉर्ड रखने का काम करती है। जब भी कोई लोन लेता है या क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है, बैंक्स और एनबीएफसी ये रिपोर्ट करते हैं कि उसने रीपेमेंट टाइम पर किया है या पेमेंट मिस की है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज अलग-अलग लेंडर से ये डाटा कलेक्ट करती हैं, उसे एक जगह मेंटेन करती हैं और उसके बेसिस पर क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर तैयार करती हैं। जब कोई पर्सन नया लोन अप्लाई करता है, तो बैंक उस क्रेडिट स्कोर को चेक करके ये असेस करता है कि बोरोवर कितना ट्रस्टवर्दी है। इस तरह ये कंपनीज लेंडर को सेफ और क्विक लैंडिंग डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं। इंडिया में ये कंपनीज आरबीआई के अंडर काम करती हैं। हमारे देश में ऐसी 4 क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी हैं, सिविल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स और सीआरआईएफ हाईमार्क। इनमें सिविल सबसे ज़्यादा वेल नोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमिल इज एन क्वाइट एन ओल्ड मॉडल, डज द आरबीआई स्टिल यूज ओनली दिस और हैज सुपरविजन चेंज विद टाइम। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, कैमिल्स आज भी बहुत यूज़फुल मॉडल है और इसका कंसेप्ट आज भी बिल्कुल रेलेवेंट है। लेकिन टाइम के साथ आरबीआई ने सुपरविजन का अप्रोच और भी मॉडर्न बना दिया है। अब आरबीआई एक ब्रॉडर मेथड यूज़ करता है, जिसे रिस्क बेस्ड सुपरविजन कहा जाता है। इसका सिंपल सा आइडिया ये है कि हर बैंक को एक ही फिक्स तरीके से चेक करने के बजाय आरबीआई उन बैंक्स पर ज़्यादा फोकस करता है जहां रिस्क ज़्यादा होता है। इस प्रोग्राम को कॉमनली स्पार्क के नाम से जाना जाता है। इसे कैमिल का सक्सेसर माना जाता है, जो कैमिल्स की थिंकिंग को रिप्लेस नहीं करता, बल्कि उसी फाउंडेशन पर आगे बिल्ड करता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं, कैमिल्स हमें ये स्ट्रॉन्ग बेसिक फाउंडेशन देता है कि किसी बैंक में किन एरियाज़ को इवैल्यूएट करना चाहिए, और रिस्क बेस्ड सुपरविजन अप्रोच को और इफ़ेक्टिव बना देता है, क्योंकि ये अपना टाइम और अटेंशन उन बैंक्स पर ज़्यादा देता है, जहाँ रिस्क सबसे अधिक होता है। इसी वजह से आज सुपरविजन सिस्टम ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है। एंड सर, स्पार्क का फुल फॉर्म है सुपरवाइजरी प्रोग्राम फॉर असेसमेंट ऑफ रिस्क एंड कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू मेंशन्ड कैमल्स बट इन इंडिया डज द आरबीआई यूज एग्जैक्टली द सेम मॉडल फॉर ऑल बैंक्स और इज देयर एनी डिफरेंस। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, बेसिक कैमल्स का कंसेप्ट सेम रहता है, लेकिन इंडिया में इसका एक थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन यूज़ किया जाता है। डोमेस्टिक बैंक के लिए आरबीआई ने कैमल्स सी फ्रेमवर्क यूज़ किया है। इसमें एक्स्ट्रा सी का मतलब है कंप्लाइंस, यानी बैंक रूल्स, रेगुलेशन और अलग-अलग एक्ट्स को कितनी अच्छी तरह फॉलो करता है, और यहाँ एस को सिस्टम्स के रूप में भी दिखाया जाता है, जो बैंक के इंटरनल कंट्रोल्स और प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट करता है। वहीं इंडिया में ऑपरेट करने वाले फॉरेन बैंक्स के लिए आरबीआई ने एक थोड़ा अलग फ्रेमवर्क यूज़ किया है, जिसे
CALCS कहा जाता है। इसका मतलब है कैपिटल एडिक्वेसी, असेट क्वालिटी, लिक्विडिटी, कंप्लायंस और सिस्टम। ओवरऑल सर पर्पस दोनों फ्रेमवर्क का सेम है, यानी बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ और सेफ्टी को एसेस करना। बस बैंक डोमेस्टिक है या फॉरेन, उसके हिसाब से असेसमेंट पैरामीटर में थोड़ा डिफरेंस रखा गया है। इससे पता चलता है कि आरबीआई अलग अलग कैटेगरीज के बैंक्स को उनकी नेचर के हिसाब से सुपरवाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू नेम द मेजर इंडियन रेटिंग एजेंसीज एंड टेल अस ब्रीफली व्हाट ईच वन डज। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर इंडिया में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ये असेस करती है कि किसी कंपनी या बॉन्ड को पैसा लैंड करना कितना सेफ है, और ये सभी एजेंसी सेबी के क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेगुलेशन 1999 के अंडर रेगुलेट होती है। मेन एजेंसी में सबसे पहले सिरेल आती है, जो इंडिया की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थी। ये बैंक्स, एनबीएफसीज, कंपनीज और गवर्नमेंट बॉडीज को रेट करती है। नेक्स्ट सर, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये बैंक्स, एनबीएफसीज, डेट इंस्ट्रूमेंट, पीएसयूज और म्यूनिसिपलिटी की रेटिंग देती है। नेक्स्ट सर, केयर रेटिंग, जिसे अब केयर एज के नाम से जाना जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंशियल सेक्टर को रेट करती है। नेक्स्ट सर, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, जो फिच ग्रुप का हिस्सा है, कॉरपोरेट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रेटिंग देती है। इसके अलावा एक्यूटी, ब्रिकबर्ग और इन्फोर्मेरिक्स भी क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करती हैं। ये एजेंसी ट्रिपल ए से लेकर डी तक लेटर सिंबल यूज करती हैं। ट्रिपल ए सबसे सेफ रेटिंग को इंडिकेट करता है, जबकि डी का मतलब डिफॉल्ट होता है। इससे इन्वेस्टर इन्फॉर्म और वाइज डिसीजन ले पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी कैन यू नेम द बिग 3 इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। यस सर, 3 इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर, जैसे हम S&P भी कहते हैं, दूसरी मूडीज और तीसरी फिच रेटिंग। ये तीनों एजेंसी यूनाइटेड स्टेट में बेस्ड हैं और मिलकर लगभग 95% ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग बिजनेस को कंट्रोल करती हैं। इनका मेन काम बोरोवर की क्रेडिट वर्दीनेस एवेलुएट करना होता है। बोरोवर कोई कंपनी हो सकती है, कोई बैंक हो सकता है, या फिर एक पूरा कंट्री भी हो सकता है। उसके बाद ये लेटर ग्रेड के थ्रू उन्हें क्रेडिट रेटिंग देती हैं। जैसे ट्रिपल ए हाईएस्ट सेफ रेटिंग होती है, जो बताती है कि रिस्क बहुत कम है, और डी रेटिंग का मतलब होता है डिफ़ॉल्ट। ये रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि अगर किसी गवर्नमेंट या कंपनी की रेटिंग अच्छी हो तो वो मार्केट से कम इंटरेस्ट रेट पर फंड बोरो कर सकती है। इन शॉर्ट सर, ये एजेंसीज फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक रिपोर्ट कार्ड की तरह काम करती हैं, जो किसी बोरोअर की फाइनेंशियल ट्रस्टवर्दीनेस को इंडिकेट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी कैंडिडेट्स यूज द वर्ड इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एज इफ दे मीन द सेम थिंग। टेल अस व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द टू। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर दोनों वर्ड्स डेट रीपे ना कर पाने से रिलेटेड हैं, लेकिन दोनों सेम नहीं होते। इंसॉल्वेंसी एक फाइनेंशियल सिचुएशन होती है। इसका सिंपल मतलब है कि किसी पर्सन या कंपनी के पास इतने पैसे या असेट नहीं होते वो अपने डेट को उनकी ड्यू डेट पर रीपे कर सके। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल कंडीशन होती है, कोर्ट का ऑर्डर नहीं। अगर सही स्टेप लिए जाएं तो पर्सन या कंपनी डेट रीस्ट्रक्चरिंग, सेटलमेंट या नेगोशिएशन के थ्रू इस सिचुएशन से बाहर भी आ सकती है। वहीं बैंकरप्सी एक लीगल स्टेटस होता है। इसमें कोर्ट ऑफिशियली डिक्लेयर करता है कि पर्सन अपने डेट रीपे करने में असमर्थ है। इसलिए पहले इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन आती है, और अगर उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता तो उसके बाद बैंकरप्सी लीगल कंक्लूजन बन सकती है। सिंपल वर्ड में कहें तो इंसॉल्वेंसी एक डिसीज की तरह है और बैंकरप्सी उसका फाइनल लीगल वर्डिक्ट है। इंडिया में दोनों को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के अंदर हैंडल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस इन सिंपल वर्ड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिक्विडेशन। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर लिक्विडेशन का मतलब होता है किसी कंपनी को लीगल तरीके से बंद करना और उसकी एग्जिस्टेंस को ऑफिशियली एंड कर देना। यह प्रोसेस आमतौर पर तब होता है जब कंपनी अपने डेट्स रीपे नहीं कर पाती, या फिर ओनर्स को लगता है कि बिजनेस को कंटिन्यू करने का कोई फायदा नहीं है। लिक्विडेशन के दौरान एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। उनका काम कंपनी का पूरा चार्ज लेना, कंपनी के असेट जैसे मशीनरी, लैंड और स्टॉक को बेचना, और उसे पैसा कलेक्ट करना होता है। उसके बाद ये पैसा प्रायोरिटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सबसे पहले सिक्योर्ड लेंडर्स और वर्कर के ड्यूज पे किए जाते हैं, और अगर उसके बाद कुछ अमाउंट बचता है तो वो शेयर होल्डर को दिया जाता है। जब सारी लायबिलिटीज सेटल हो जाती हैं तब कंपनी को ऑफिशियली डिसॉल्व कर दिया जाता है और उसकी लीगल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। हमारे देश में ये प्रोसेस मेनली इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर हैंडल किया जाता है। इन शॉर्ट सर, लिक्विडेशन का मतलब है कंपनी को वाइंड अप करना और जो भी वैल्यू बची हो उसे फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस इन सिंपल वर्ड्स व्हाट इज बैंक अश्योरेंस। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें।
सर बैंक इंश्योरेंस एक सिंपल पार्टनरशिप होती है बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के बीच। इस वर्ड को दो वर्ड से मिलकर बनाया गया है। बैंक का मतलब होता है बैंक और अश्योरेंस का मतलब होता है इंश्योरेंस। इस अरेंजमेंट में बैंक इंश्योरेंस पॉलिसी खुद डिजाइन या क्रिएट नहीं करता, इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी डिजाइन करती है। बैंक सिर्फ उस पॉलिसी को अपने कस्टमर तक अपनी ब्रांचेस और डिजिटल चैनल के थ्रू पहुंचाता है और सेल करता है। इसके बदले बैंक को कमीशन के रूप में फी इनकम मिलती है। इस अरेंजमेंट से सभी को बेनिफिट होता है। कस्टमर को उसी बैंक से आसानी से इंश्योरेंस मिल जाता है जिस पर वो पहले से ट्रस्ट करता है। इंश्योरेंस कंपनी कम कॉस्ट में बहुत सारे कस्टमर तक पहुंच जाती है और बैंक बिना इंश्योरेंस रिस्क लिए एडिशनल इनकम अर्न कर लेता है। इंडिया में बैंक का इंश्योरेंस को जॉइंटली आरबीआई और आईआरडीआई रेगुलेट करते हैं। इन शॉर्ट सर, बैंक का इंश्योरेंस का सिंपल मतलब है बैंक के थ्रू इंश्योरेंस बेचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल अस द डिफरेंस बिटवीन अ फिस्कल डेफिसिट एंड द करंट अकाउंट डेफिसिट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर दोनों ही डेफिसिट होते हैं लेकिन दोनों अलग अलग एरिया से रिलेटेड होते हैं। फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट के अपने बजट से रिलेटेड होता है। ये तब होता है जब गवर्नमेंट टैक्स और दूसरी इनकम से जितना अर्न करती है उससे ज़्यादा स्पेंड करती है, बोरोइंग को काउंट किए बिना। सिंपल वर्ड में ये बताया जाता है कि देश चलाने के लिए गवर्नमेंट को एक साल में कितना बोरो करना पड़ेगा। इसे जीडीपी के परसेंटेज के रूप में मीजर किया जाता है। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारे देश के बाकी दुनिया के साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है। ये तब होता है जब गुड्स, सर्विसेज और इनकम के लिए हम फॉरेन कंट्रीज को जितना पे करते हैं या उनसे जितना खरीदते हैं, वो उनसे होने वाली अर्निंग से ज़्यादा होती है। सिंपल वर्ड में देश से बाहर जाने वाला पैसा बाहर से आने वाला पैसे से ज़्यादा होता है। तो सर फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट के इंटरनल बजट से रिलेटेड होता है, जबकि करंट अकाउंट डेफिसिट पूरे देश के एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है। एक गवर्नमेंट की स्पेंडिंग गैप को दिखाता है और दूसरा देश के ट्रेड और इनकम गैप को बाकी दुनिया के साथ दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल अस डिफरेंस बिटवीन एन आईपीओ एंड एफपीओ। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर आईपीओ और एफपीओ दोनों ही कंपनी के लिए पब्लिक से शेयर बेचकर पैसे रेज करने के तरीका होता है और दोनों को सेबी रेगुलेट करता है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर तब होता है जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है। इससे पहले वो एक प्राइवेट कंपनी होती है। आईपीओ के बाद कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई जैसे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाते हैं और फिर कोई भी इन्वेस्टर उन शेयर को बाई या सेल कर सकता है। एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आईपीओ के बाद आता है। इसमें एक ऐसी कंपनी जो पहले से स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, पब्लिक के लिए नए शेयर इशू करती है। आमतौर पर इसका पर्पस एडिशनल फंड रेज करना या कंपनी का डेट कम करना होता है। सर सिंपल डिफरेंस है कि आईपीओ कंपनी का फर्स्ट पब्लिक ऑफर होता है, जबकि एफपीओ उसके बाद आने वाला फॉलो अप पब्लिक ऑफर होता है। और क्योंकि एफपीओ इशू करने वाली कंपनी का पहले से एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, इसलिए इन्वेस्टर के लिए इसे जनरली एक फ्रेश आईपीओ के कंपैरिजन में थोड़ा कम रिस्की माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू ऑफन हियर टू टर्म्स इन बैंकिंग एएनबीसी एंड एनडीटीएल। कैन यू एक्सपेंड बोथ एंड टेल अस इन सिंपल वर्ड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर एएनबीसी का मतलब एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट होता है और एनडीटीएल का फुल फॉर्म नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज होता है। अगर इसको सिंपल वर्ड में समझें तो एएनबीसी उस पैसे से रिलेटेड है जो बैंक ने लोन के रूप में दिया है, जबकि एनडीटीएल उस पैसे से रिलेटेड है जो बैंक अपने कस्टमर को देने का लायबल होता है। एएनबीसी बैंक के नेट बैंक क्रेडिट यानी लोन्स और एडवांसेस को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कुछ एडजस्टमेंट की जाती है, जैसे कुछ स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट को ऐड किया जाता है। आरबीआई एएनबीसी को बेस मानकर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के टारगेट डिसाइड करता है। इसीलिए बैंक्स को अपने एएनबीसी का एक फिक्स्ड हिस्सा एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज और दूसरे प्रायोरिटी सेक्टर को लैंड करना होता है। वहीं एनडीटीएल बैंक के टोटल कस्टमर डिपॉजिट का अमाउंट होता है, जिसमें करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट शामिल होते हैं। इसमें से दूसरे बैंक के पास रखे गए डिपॉजिट को माइनस किया जाता है। आरबीआई एनडीटीएल को बेस मानकर सीआरआर और एसएलआर जैसे रिजर्व रिक्वायरमेंट डिसाइड करता है। इन शॉर्ट सर, एएनबीसी लैंडिंग साइड को रिप्रेजेंट करता है और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का बेस होता है, जबकि एनडीटीएल डिपॉजिट साइड को रिप्रेजेंट करता है और सीआरआर और एसएलआर जैसे रिजर्व रिक्वायरमेंट का बेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट एमसीएलआर एंड ईवीएलआर एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन देम इन सिंपल टर्म। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर एमसीएलआर का फुल फॉर्म मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट है।
और ईवीएलआर का फुल फॉर्म एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट है। दोनों ही सिस्टम्स बैंक्स यूज करते हैं लोन्स पर इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने के लिए। एमसीएलआर एक इंटरनल बेंचमार्क है, हर बैंक इसे खुद कैलकुलेट करता है। ये मेनली बैंक के फंड रेज करने की कॉस्ट पर डिपेंड करता है, जैसे डिपॉजिट पर बैंक कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है। क्योंकि ये एक इंटरनल बेंचमार्क है और फिक्स्ड इंटरवल पर रिव्यू होता है, इसीलिए जब आरबीआई रेपो रेट में चेंज करता है उसका बेनिफिट बोरोवर तक धीरे पहुंचता है। वहीं ईबीएलआर एक एक्सटर्नल बेंचमार्क है जिसे आरबीआई ने अक्टूबर 2019 से इंट्रोड्यूस किया था। इसमें लोन का इंटरेस्ट रेट किसी एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक होता है, जो यूजुअली आरबीआई रेपो रेट होता है। उसके साथ बैंक का स्प्रेड ऐड किया जाता है, इसीलिए जब रेपो रेट चेंज होता है तो बोरोवर के लोन का इंटरेस्ट रेट भी जल्दी चेंज हो जाता है। सिंपल वर्ड में कहें सर, एमसीएलआर स्लो और इंटरनल सिस्टम है, जबकि ईबीएलआर फास्ट और ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। इसी वजह से आजकल ज़्यादातर नए फ्लोटिंग रेट रिटेल लोन ईबीएलआर से लिंक्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई, ऑल्सो व्हाट इज द लेटेस्ट बेस ईयर ऑफ ईच। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दोनों ही इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग लेवल पर इन्फ्लेशन को ट्रैक करते हैं। सीपीआई का फुल फॉर्म कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। ये उन गुड्स और सर्विसेज की प्राइस में होने वाला चेंजेस को मेजर करता है जो आम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे फूड, क्लॉथ्स, रेंट और फ्यूल। इसीलिए सीपीआई रिटेल इन्फ्लेशन को शो करता है और इसी को आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते वक्त मेनली कंसीडर करता है। डब्ल्यूपीआई का फुल फॉर्म होलसेल प्राइस इंडेक्स है। ये होलसेल या प्रोड्यूसर लेवल पर प्राइसेस में होने वाले चेंज को मेजर करता है, जब गुड्स बल्क में बेचे जाते हैं कस्टमर तक पहुंचने से पहले। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है सर कि सीपीआई में सर्विस इंक्लूड होती है, जबकि डब्ल्यूपीआई में सर्विस इंक्लूड नहीं होती। साथ ही सीपीआई में फूड का वेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर बेस ईयर की बात करें तो लेटेस्ट सीपीआई का बेस 2024 है और डब्ल्यूपीआई का लेटेस्ट बेस ईयर 2022-23 है। इन शॉर्ट सर, सीपीआई पीपल के इन्फ्लेशन को शो करता है और डब्ल्यूपीआई प्रोड्यूसर के इन्फ्लेशन को शो करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन अ मर्जर एंड एन अमालगेशन। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मर्जर और अमालगेशन दोनों ही कंपनीज को कंबाइन करने के तरीके होते हैं, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि एंड में कौन सी कंपनी सर्वाइव करती है। मर्जर में दो या उससे ज़्यादा कंपनीज एक साथ आती हैं और उनमें से एक कंपनी एग्जिस्ट करती है, जबकि दूसरी कंपनी उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। सिंपल वर्ड्स में कहें, ए प्लस बी ए बन जाता है। जो कंपनी सर्वाइव करती है वो एब्जॉर्ब कंपनी के असेट, लायबिलिटीज और बिजनेस को टेक ओवर कर लेती है। वहीं अमालगेशन में जितनी भी कंपनीज ज्वाइन करती हैं सब डिसॉल्व हो जाती हैं और उनकी जगह एक बिल्कुल नई कंपनी बनाई जाती है जो सब कुछ टेक ओवर करती है। यहाँ ए प्लस बी सी बन जाता है। इसलिए सर मैं एक सिंपल रूल याद रखता हूँ, मर्जर में पुरानी कंपनी सर्वाइव करती है, जबकि अमालगेशन में एक नई कंपनी क्रिएट होती है। दोनों का ऑब्जेक्टिव कंपनी को बड़ा बनाना, कंपटीशन को कम करना और ओवरऑल स्ट्रेंथ को बढ़ाना होता है। और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि अगर आप इन वीडियो सीरीज की पीडीएफ चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप बहुत छोटा सा अमाउंट पे करके इनकी पीडीएफ ले सकते हैं। और दोस्तों, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो मेरी पीडीएफ है ये कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंदर है। इसको आप कहीं भी शेयर नहीं कर सकते। इसके बारे में आप सामने स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, 3 चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, इसलिए बहुत ही अफोर्डेबल मैंने इसका प्राइस रखा है। तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है, फर्स्ट 200 स्टूडेंट के लिए 50% ऑफ है, आप 253 में ये अवेल कर सकते हैं, इसलिए आप जल्द से जल्द इसको परचेज़ कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अपना फीडबैक आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं या मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या आपकी कोई क्वेरी हो या आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करूँ आपके आने वाले इंटरव्यू के लिए, तो उसको भी आप मुझे कमेंट सेक्शन या मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं उसको आने वाली वीडियोस में ज़रूर कवर करूँगा। दोस्तों, ये वीडियो सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको रेगुलरली फॉलो कीजिएगा और सेट्स को आप सीक्वेंस में देखिएगा, इससे आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।